अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल आपको पसंद आ रहा होगा। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़ रहे थे बख्त, जिसकी राइटर है मेहरुनिसा। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। अगली सुबह बहुत ही गर्म तल हुई थी। सूरज तो जैसे अपने तमाम हिसाब बेबाक करने को था। हाले अपने कमरे में खड़ी बाल ब्रश कर रही थी। इसने सफेद लंबी कमीज के साथ सफेदी ट्राउजर पहन रखा था, जबकि सब्ज दुपट्टा गले में झूल रहा था। सियाह आंखों में हल्का सा काजल लगाकर, पिंक लिप टेंट लगाकर वो यूं जाने को तैयार थी। जब मुलाजमा ने इसको दादा का पैगाम दिया था, वो अपनी स्टडी में इसका इंतजार कर रहे थे। हाले ने सर हिला के मुलाजमा को जाने का इशारा किया और खुद पे एक आखिरी नजर डालती हुई मुतमिन सी स्टडी की जाने बढ़ गई थी। दादा जान की स्टडी हमेशा की तरह नफासत से सेट की थी। तीनों दीवारों पे किताबों के बड़े बड़े रैक्स थे। ना जाने कहां कहां से ये किताबें उन्होंने जमा की थी। इनमें से एक चौथाई हिस्सा हाले और सफीर का दिया हुआ तोहफा थी। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, इसने सलाम में पहल की थी। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हूँ, आप बताएं। वो अब भी दरवाजे पर ही खड़ी थी। मैं तुम्हें देख के ठीक हो गया। इनके लहजे में मोहब्बत थी, खालिस मोहब्बत। हाले को अपने रवैये पे बेख्तियार शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन ढीठ बनी खड़ी रही। मेरे पास आकर बैठोगी नहीं? मुझे कुछ काम है दादा, लेट हो रही हूँ। मुझसे ज्यादा जरूरी हो गए हैं अब तुम्हारे काम? नहीं, आपसे ज्यादा जरूरी कोई भी नहीं। इसने सच बोला था। फिर ये तिल तिल क्यों मार रही हो मुझे? किस बात की सजा दे रही हो? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती दादा। आप सब ये दूरी मेरे लिए सजा से कम नहीं, लेकिन आगे जाके जो अजियत मिलेगी इसके मुकाबले में ये सजा बहुत कम है। कैसी सजा मेरी जात से भला? कभी तुम्हें कोई अजियत मिल सकती है? ऐसा क्या है हाले जिसने तुम्हारे जहन में यह खन्नास भर दिया? तुम मुझसे खुलकर बात करो। क्या वजह है? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बता नहीं रही? क्यों मुझसे चुप की मौत मार रही हो? आपसे मेरी 2 दिन की बेरुखी नहीं बर्दाश्त हो रही। और बच्चों, इनके बारे में कभी सोचा है जिनको इतने सालों से चुपकी मार मारे जा रहे हैं आप? ये तो इनका ज़र्फ है कि अभी उफ तक नहीं किया उन्होंने। आज आपको अंदाजा हुआ इनकी तकलीफ का। आप अपनी बेटी के खून के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं दादा जान? अगर आप इनके साथ ऐसा कर सकते हैं तो कल मेरे साथ भी करेंगे। इससे बेहतर है हम दोनों अभी से फासले कायम कर लें, क्योंकि आपका तो नहीं पता, मुझे बहुत तकलीफ होगी। तुम इसकी वजह से मेरे साथ इस तरह का रवैया रखे हुए थी। तुम इसकी वजह से मुझसे फासले रख रही थी। इसने तुम्हें मुझसे दूर किया। मैं 2 दिन से तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज सुनने को बेताब था। सोच सोच के मेरा जहन मफलूज हुआ जा रहा था कि ऐसा भी क्या हो गया कि तुमने मुझसे बात करनी छोड़ दी। और वो वजह महरमा वहाज है। इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। हाले ने अफसोस से इनको देखा था। वो सिर्फ महरमा वहाज नहीं, महरमा नगीन भी हैं। दादा जान, कभी तो ये वहाज नाम का ठप्पा इनके नाम से हटाकर देखें। वो आपकी नगीन का खून है। इसका हक है आपकी मोहब्बत पे। क्यों किसी का हक मार रहे हैं आप? एक बार, बस एक बार इनके सर पर हाथ रख दें, वो आपको यूज कभी नहीं करेंगी। वो वहाज नहीं बनेंगी। और अब इनके पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। चंद लम्हों तक वो कुछ बोल नहीं सके, और जब बोले तो इनका लहजा एक हारे हुए इंसान जैसा था। मुझे वो नगीन याद आती है जिसको मैंने वहाज की मार की वजह से अस्पताल के बिस्तर पर देखा था। इसके बाजुओं पर नील थे हाले। इसके हाथ इतने खुरदरे थे जैसे किसी मजदूर का हाथ हो। इसकी आंखें, पता है इसकी आंखों में कितना खुर्क था? वो बिल्कुल सुर्ख थी, जैसे पता नहीं कितनी रातों से सोई ना हो। इनकी आवाज कांपी थी, इनकी आंखें नम हो रही थी, लेकिन आज वो शायद बोलना चाहते थे। इसकी गर्दन पे जले का दाग था। इसका पूरा मुंह सूजा हुआ था। मैंने शायद पहली बार इसको इतने गौर से देखा था। वो चेहरा, नगीन की वो हालत मेरी आंखों में हिफ्स हो चुकी है। मैं इतने सालों में एक बार भी इस चेहरे को नहीं भूल पाया। वो मर गई, मैं इसका आखिरी दीदार भी नहीं कर सका। क्या तुम मेरी अजियत समझती हो? उन्होंने दांत पर दांत जमाकर रोने से बाज रखा हुआ था खुद को। इनकी आंखों में बेपनाह अजियत थी। दादा जान, इन सब में आप ही का क्या कसूर? वो इनको इस हालत में नहीं देख पा रही थी, लेकिन अगर आज चुप रहती तो शायद फिर कभी ना बोल पाती। मेरा क्यों कसूर क्या है अगर मुझे इस पे प्यार नहीं आता? मेरा क्या कसूर है अगर तुम्हें देख के मेरी रूह तक सरशार हो जाती है? और जब जब इसको देखता हूँ मेरा खून खोलता है। मुझे लगता है
किसी ने मेरे दिल पर पैर रख दिया हो, जैसे कभी इसने नगीन की खुशबू नहीं आई। वो मेरे लिए कुछ नहीं है सिवाय एक अजियत के। मैं इसको क्यों देखूं? जब मैं नगीन को आखिरी बार नहीं देख सका तो इसकी औलाद को क्यों देखूं? हाले एक दुख मुझे नगीन की जुदाई ने दिया है, दूसरा अगर तुम देना चाहती हो तो ठीक है। यूसुफ सुल्तान हाजिर है, बताओ क्या सजा है मेरी? तुमसे मोहब्बत करने की। बोलो बोलो हाले, एक ही बार में मार दो मुझे। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठी थी और यूसुफ सुल्तान के सीने से लग गई थी। इसकी आंखें नम हो गई थी। वो अपने दादा की इस हालत में नहीं देख सकती थी। अगर मेहरमा के नसीब में इसके नाना की शफकत और मोहब्बत थी ही तो वो इसको मिल जाएगी, लेकिन वो अब अपने दादा को कोई भी दुख नहीं देगी। इसने फैसला कर लिया था। आई एम सॉरी दादा जान, मुझे आपसे ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था। आई लव यू, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी, आपको कभी हर्ट नहीं करूंगी। वो रोते हुए दादा जान के सीने से लगे हुए कही जा रही थी। दादा जान ने चंद लम्हे वो महसूस किया। एक सुकून था जो उन्होंने अपनी रगों में उतरता हुआ महसूस किया था। बस मेरा बेटा, बस कर दो, इतना मत रो हाले बेटा। बस चंद लम्हे बाद वो इसके सर को चूमते मोहब्बत से कह रहे थे, लेकिन वो टस से मस भी ना हुई। अरे नहीं, जरा देखो तो, तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है। उन्होंने अपना आखिरी हरबा आजमाया था। अल्लाह अल्लाह, क्या वाकई? इसने झटके से सर उठाया था। उफ, आपने इमोशनल कर दिया। मैं इसको फिक्स करने जा रही हूँ। क्या ज्यादा ही फैल गया है काजल? इसने जाते जाते मुड़कर देखा था। नहीं, इतना भी नहीं। तुम तो मुझे हर हाल में ही हसीन लगती हो, बिल्कुल नगीन की तरह। हाले ने बस मुस्कुराकर इनको देखा था और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई, लेकिन सामने खड़े वजूद को देखकर बुरी तरह ठटकी थी। बच्चों, आप कब आई यहाँ? वो अपनी हैरत छुपाती बमुश्किल बोली थी। नरगिस ने कहा था, अब्बा ने कहा है मैं कॉफी लेकर स्टडी के दरवाजे पर खड़ी रहूं जब तक तुम और अब्बा अंदर हो। जब तक तुम जाओगी तब वो मुझे अंदर बुला लेंगे। हाले, उन्होंने नहीं बुलाया यार। इसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। इसकी आंखें सुर्ख थी, पपोटे सूजे हुए थे। ट्रे में रखे कॉफी का मग अपनी बेकदरी पर मातम करना था। आपने कुछ सुना है? क्या इसको ये पूछने की जरूरत थी? मुझे इसीलिए तो बुलाया गया था हाले। वो चाहते ही यही थे कि मैं सब कुछ सुनूं। उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया था ताकि मुझे याद दिला सके कि मैं किसकी औलाद हूं, मेरा खून कौन सा है। मैं इस शख्स की बेटी हूँ जिसने अब्बा की महबूब औलाद को तकलीफ दी। मेरा ये गुनाह नहीं माफ हो सकता, चाहे मैं नमाजें पढ़ूं, तहज्जुद अदा करूं या जमजम से धुल कर आ जाऊं। मेरा खून नहीं बदल सकता। मैं ना जाने किस कोमान में जी रही थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हाले कुछ नहीं होगा। आज मुझे यकीन हो गया। मैं हमेशा बाप की मोहब्बत के लिए तरसूंगी। मैं कभी अब्बा की मोहब्बत नहीं हासिल कर सकूंगी। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरे वक्त में नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं नहीं लड़ सकती। इसके आंसू मुतवातर बह रहे थे। हाले के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो इन सब को फिक्स करना चाहती थी, लेकिन ये मसला तो मजीद बिगड़ गया था। वो अभी आपको बुला लेंगे, आपको गलत लगता है। उन्होंने आपको ये सब सुनने को बुलाया था। इसने तसल्ली देनी चाहिए। हाले, इन मग्स में देखो क्या है। इसने एक बेतुका सवाल किया था। कॉफी है बच्चों, मैं देख चुकी हूँ। ब्लैक कॉफी है ये, और अब्बा को इससे सख्त चिढ़ है। वो मुझे कभी नहीं बुलाएंगे हाले, कभी नहीं, कम से कम इस जिंदगी में तो कभी नहीं। वो दुख से कहती ट्रे इसी तरह उठाए जाने को मुड़ी थी। पीछे हाले ने अफसोस से इसको देखा था। सब इसी की वजह से हुआ था। पछतावा बहुत शदीद था। वो अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने चेहरे को मुख्तलिफ साफियों से देख रही थी। कभी चेहरा दाएं मोड़ती तो कभी बाएं, कभी चेहरे को ऊपर उठाकर अपनी गर्दन पर हाथ से छूती तो कभी आंख के नीचे पड़े हल्के को उंगलियों के पोरों से महसूस करती। इनको ये कार्रवाई पिछले आधे घंटे से जारी थी। शम्स सामने सोफे पे किसी फाइल को देखते हुए बैठे। कई बार इनको भी देख चुके थे। अब इनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। फरवा, बस भी कर दो। आधा घंटा हो गया है तुम्हें यहाँ बैठे हुए। ऐसा भी क्या नया है तुम्हारे चेहरे में जिसको तुम देखे ही जा रही हो? मुझे लग रहा है मेरे हल्के बढ़ते जा रहे हैं, और ये थोड़ी को देखो गौर से, यहाँ से स्किन लटकने लग गई है। देखो जरा। वो अब इनकी तरफ घूम गई थी। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तुम्हें तो ख्वामा का वहम होता रहता है। पिछले महीने तो सर्जरी करवाई थी तुमने। अब ये नया शोशा। वो सख्त बेजार नजर आ रहे थे। मुझे पता है तुम्हें ये जो तकलीफ उठ रही है ना, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुमसे पैसे नहीं लूंगी। मेरा बेटा आ गया है। अब तुम अपने बाप और भाई की खैरात अपने पास रखो। वो अब दोबारा आईने की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी।
जिसे तुम खैरात कह रही हो वो मेरे खून पे सीने की कमाई है। वो मैं कमाता हूँ, मेरा बेटा कमाता है, ना कि मैं भाई से मांग कर खाता हूँ, ना बाबा से। दिन रात गधों की तरह काम करता हूँ मैं, और इसी काम की वजह से तुम ये हर आए दिन सर्जरियां और पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट करवाती रहती हो। अच्छा, इतने ही काबिल हो तो आज तक क्यों नहीं मिला तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी? वो तो आज तक भाई साहब के पास है। एक छोटे से छोटे काम के लिए तुम्हें क्यों इजाजत लेनी पड़ती है? क्या तुम अपनी मर्जी से कंपनी का गार्ड भी बदल सकते हो? तुम्हें तो इसके लिए भी भाई साहब की इजाजत दरकार होगी। क्यों, सही कहा ना? वो अंत तक झुलसा देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली थी। अगर तुम्हें याद हो तो कुछ अर्सा कबल आप बाबा ने पावर ऑफ अटर्नी मुझे दे दिया था। उन्होंने अपना दफा किया था। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? वो सोचने की अदाकारी करने लगी थी। ओ हाँ, याद आ गया मुझे, बिल्कुल। तुम्हें यह पावर ऑफ अटर्नी मिली थी, लेकिन 2 महीने बाद ही बाबा ने तुम्हें जलील करके ये पावर फिर से तुम्हारे भाई को दे दी थी। और मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक गलत डील की वजह से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ था। बाबा तो तुम्हें कंपनी से घुसने भी नहीं देना चाहते थे। और तब किसने बचाया तुम्हें? किसने बचाई तुम्हारी साख? मैंने, मेरे इस अजीम दिमाग ने, मेरी अक्ल ने बचाया तुम्हें। मैंने वो सारी बात मेरे बेटे के सर डाल दी थी, और वो ये मानने पर मजबूर हो गया कि ये इसने किया है। इसने बाबा के सामने कबूल किया कि ये इसी की गलती थी। और सफीर को तो यूसुफ सुल्तान का कत्ल भी माफ है। मैंने और मेरे बेटे ने बचाया है तुम्हें। वो अपने सीने पर उंगली से दस्तक देती हुई कह रही थी। इसीलिए अब तुम अपनी काबिलियत के किस्से मुझे मत सुनाओ। शम्स सुल्तान वह नुसरत से कहते रुख मोड़ गए थे, जबकि शम्स चंद लम्हे बसी और खफत से इनको देखते रहे, और फिर सर झटक कर एक बार फिर इसी फाइल की वर्दगर्दानी में मसरूफ हो चुके थे। इनकी आंखें फाइल पर जमी थी, लेकिन दिमाग वो कहाँ था? वो कई घंटों से गैर में रहे नुक्ते पर नजरें जमाए बैठा था। जब से हाले गई थी, इसको किसी पर चैन नहीं था। सोच सोच के इसका दिमाग फट रहा था। वो किस तरह इसके बगैर रहेगा? कल तक हाले दुनिया थी, और आज वो एक सैराब बन गई थी, जिसके पीछे हारून ने अपनी जिंदगी लगा दी थी। इसकी जिंदगी तो हाले से शुरू होती थी और हाले पे ही खत्म थी। इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सारे प्लान्स तो हाले के साथ बनते थे। दिन इसके साथ तलु होके इसी के साथ ग्रुप होता था। एकदम सारी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। इसके पास करने को कोई काम था ना, ना जाने कोई जगह या कोई वाकया इससे खुद को वेस्ट कर दिया था। क्या इसने हाले के अलावा दुनिया में कुछ और देखा ही नहीं था? और अगर ऐसा नहीं था तो इसको चैन क्यों नहीं आ रहा था? चाइना इसने कल देखा था। इसमें नजर आने वाले अपने अक्स से वो नजरें चुरा रहा था। वो अपनी सोचों में गर्क था जब शाहिद कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए अंदर आ गए और इसके पास आकर बैठ गए। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ पापा, वो बदवक्त बोल पाया। भाई चले कहीं? तुम, मैं, नवाल, एक फैमिली की तरह? वो इसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछ रहे थे। दिल नहीं चाह रहा, वो बेदिली से बोला था। हाले से मिलने चले जाओ या इसको यहाँ बुला लो। मैं फिलहाल इसका सामना नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। हाँ, मैं कल जो फैसला कर चुका हूँ इस पर कायम रहूंगा, लेकिन मुझे डर है कि इसके सामने मैं अपना जब्त खो दूंगा। अभी मुझे अपनी जात पर काम करना है, बहुत काम। मैंने वकार रख तो लिया है, लेकिन मेरी तकलीफ अभी शुरू हुई है। कुछ वक्त लगेगा मुझे खुद को संभालने में। कल तो तुम कुछ और कह रहे थे पापा। मेरी बीमारी बड़ी है, इसका इलाज वक्त मांगेगा। ये बचपन से मेरे वजूद को खोखला कर रही है। मेरी जिंदगी से सारे रंग चूस लिए हैं इसने। मेरा सब कुछ सिर्फ एक वजूद से जोड़ दिया है। वो चाहे तो हंसूं, वो कहे तो रोऊं। भीख मांगने मांगते मुझे पता ही नहीं चला मैं कब खुद को खो दिया, कब अपनी इज्जत करनी छोड़ दी, कब अपनी खुशी को किसी से मंसूब कर लिया। कुछ नहीं पता मुझे। ये मेरा डार्क फेज है, मुझे इससे निकलना है। कैसे, मैं नहीं जानता। हाले को मेरा रोग नहीं बनाना पापा, इसको मोहब्बत ही रहना होगा। वो मेरे लिए नहीं बनी, वो मेरी नहीं हो सकती। ये बात मेरे दिल को खा रही है। मेरे पास तो बस वही थी। मैं इसके अलावा क्या करूं, क्या सोचूं, मैं समझ नहीं पा रहा। इतने साल इसको अपना समझकर जीता रहा हूं, एक दिन में कैसे भुला सकता हूं? वो अपने पगनपट्टी को सहलाता कुर्ब से कह रहा था। हारून, मत तो इतनी बड़ी कुर्बानी, जब बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। एक दिन की बात नहीं है ये सारी जिंदगी का सवाल है। तुम इसके बगैर एक पल नहीं रह सकते, और अब तुम इतना बड़ा फैसला कर रहे हो।
क्यों खुद पर जुल्म करते हो तुम? नहीं हो इतने मजबूत, मत आजमाओ खुद को हारून। नहीं लो अपने सब्र का इम्तिहान, तुम इसको नहीं भूल सकते। अगर मेरी जगह रुस्तम होता तो क्या आप इसको भी यही कहते? वो इनकी आंखों में देखकर सवाल कर रहा था। ये सवाल नहीं, खंजर था जो इस वक्त शाहिद हुसैन के सीने को चीर गया था। आज इतने सालों बाद पहली दफा हारून ने अपनी जुबान से रुस्तम का नाम लिया था। वो दोनों बेटे इनके दोनों बाजू थे। आज उन्होंने एक बाजू के कटने की तकलीफ एक बार फिर महसूस की थी। वो बगैर कुछ कहे जाने को उठ खड़े हुए थे। वो भी दरवाजे की चौखट पर थे जब इनको हारून की आवाज ने रोक लिया। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। क्या नहीं था इस आवाज में? दुख, शर्मिंदगी, पछतावा। वो मुड़े नहीं। और इन 14 साल बाद आज हारून ने इस बारे में बात की थी, जिस बारे में बात करने से वो इसलिए डरता था कि कहीं इसके प्यारे इससे नाराज होकर इसको गलत समझकर इसको ना छोड़ दें। लेकिन आज वो खौफ नहीं था। क्या वो वाकई ठीक होना चाहता था? सफीर को इस्लामाबाद से आए 10 दिन हो गए थे। वो सुबह में ऑफिस चला जाता, इसकी वापसी देर से ही होती थी। इन दिनों वो हाले के साथ भी वक्त नहीं गुजार पा रहा था। काम का बोझ इसको हल्कान किए दे रहा था, लेकिन वो भी फिर भी दिन में चंद मिनट्स के लिए इसको कॉल कर लेता था। हाले भी ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी जा रही थी, क्योंकि हारून ने फिलहाल यूनिवर्सिटी ना जाने की कसम खा रखी थी। इस दिन के बाद हाले इससे मिलने भी नहीं गई थी। दोनों एक दूसरे से कतराते फिर रहे थे। एक अनदेखी सी दीवार थी जो इन दोनों के दरमियान हाल थी। लेकिन हाले ने सोच लिया था आज वो इसको लेकर किसी अच्छी जगह खाना खाने जाएगी, इसीलिए इसने हारून को कॉल करने का इरादा किया। इसकी छुट्टी होने में अभी 15 मिनट थे। कॉल जा रही थी। हारून अपने कमरे की बालकनी में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था, बल्कि ये कहना बेहतर होगा किताब देख रहा था, क्योंकि किताब में लिखा एक भी लफ्ज इसकी याददाश्त का हिस्सा नहीं बन रहा था। इसका दिमाग कहीं दूर ही था जब इसने स्क्रीन पर हाले का नाम चमकते देखा। वो चंद लम्हे सांस रोके पलके झपकाए साकित सा स्क्रीन को देखे गया। चंद लम्हे मजीद सिर के मोबाइल बज बज कर बंद हो चुका था। कॉल कट चुकी थी। इसने झपट के मोबाइल को उठाया था। इसने क्यों नहीं उठाई कॉल? उफ, क्या वो दोबारा कॉल करेगी? और अगर नहीं की तो? इतने में मोबाइल एक बार फिर थरथराया था। हारून ने एक सेकंड जाया किए बगैर कॉल पिक की थी। हेलो हारी, कैसे हो? फोन स्पीकर में इसकी चहकती हुई आवाज सुनाई दी थी। हारून ने सुकून से आंखें मूंद ली थी। कितने दिनों बाद ये मेहरबान आवाज सुनी थी इसने। दिल में जैसे ठंडी सी पुकार पड़ी थी। हारी, आवाज आ रही है? तुम सुन रहे हो? कुछ बोलो भी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। इसके हलक में फंसी फंसी सी आवाज निकली थी। मैं यूनी में हूँ, तुम आ सकते हो मुझे पिक करने? हारून ने सर बालकनी के ग्रिल के साथ सर टिका रखा था। आंखें हनूज मूंद रखी थी। शायद वो इस आवाज में मुकम्मल यकसोई के साथ सुनना चाहता था। हारून, कुछ बोलोगे भी? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दो। वो अब जरा बुलंद आवाज में बोली थी। 10 मिनट तक आ रहा हूँ। वो इसी तरह आंखें मुझे हल्का सा बड़बड़ाया था और साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। हाँ, वो ठीक होना चाहता था, लेकिन कोई भी मर्ज हाथ से खींचकर नाखूनों से नोच कर नहीं निकाला जा सकता। हर इलाज वक्त मांगता है, रोजाना का डोज मांगता है। किसी भी बीमारी को एक दिन में नहीं निकाला जा सकता, और इस बीमारी से मुंह मोड़कर तो हरगिज नहीं। अगर इसको ठीक होना था तो इसे अपनी बीमारी को सामने बिठाना था। इसको कहना था कि वो अब इसको मजीद हॉन्ट नहीं कर सकती, अब मजीद इसको झुका नहीं सकती। अब इसको खत्म होना होगा, क्योंकि अब इसका जिस्म इस बीमारी से तंग आ गया है। इसके जिस्म को सुकून चाहिए, आजादी चाहिए, और ये हक है इसे। इसका वो हाले से मिलेगा, क्योंकि बीमारी हाले नहीं, बीमारी इसके दिमाग में है। हाले तो दिल है। ये सुल्तान मंजिल के लाउंज का मंजर था, जहां हसीना बेगम सिंगल सोफे पर बैठी थी और मेहरमाई इनके कदमों में बैठी थी। वो इसके सर में तेल की मालिश कर रही थी, साथ ही हाले को गायबाना सलावातें भी सुना रही थी। ना तुम मुझे ये बताओ, बस कौन सी लड़कियां आए रोज बाहर का खाना खाती हैं, जो मेरी इस नालायक औलाद को घर में चैन ही नहीं आता। कैसे कैसे खाने बनाती हूँ मैं, लेकिन मजाल है जो ये लड़की घर का खाना चख भी ले। मामा, इसको पसंद है, आप क्यों बिला वजह इसके पीछे भी लगी रहती हैं? खाने देना है इसको जो दिल करता है। मोटी होती जा रही है, वो देखा है तुमने इसको कभी गौर से? अरे, घर का खाना अपनी निगरानी में मैं बनवाती हूँ,
और ये होटलों का खाना, एक तो इतना ऑयली, ऊपर से पता नहीं सब्जी और गोश्त धोकर भी इस्तेमाल करते हैं या नहीं। वो सख्त खफा थी। मम्मा आप टेंशन क्यों लेती हैं? वो हाले है, कम से कम वो इस मामले में वो बेस्ट है। आप सब्जी और गोश्त ना धुलने की बात करती हैं, लेकिन अगर खाने में नमक का एक दाना या फिर जरा से भी मिर्च कम या ज्यादा हो तो इससे नहीं बच सकता। क्या किया पिछले हफ्ते भूल गई आप, जब नरगिस ने चिकन धोए बगैर व्हाइट कढ़ाई बनाई थी और फिर एक निवाला लेते ही हाले ने कह दिया था चिकन सही नहीं धुला। और वही हुआ, नरगिस ने वाकई नहीं धोया था मम्मा। वो खाने के मियार पर समझौता नहीं कर सकती, लिखवा लें, बहन ने तफसील से जवाब दिया था। कहती तो ठीक हो, बड़ी ही काइयां हैं। कल मुझे कहती हैं कि आपसे सारी दुनिया के खाने बनवा लो, लेकिन एक रोटी नहीं बना सकती हैं, इसके किनारे कच्चे और मोटे कर देती हैं। अच्छा फिर क्या कहा आपने? महर दिलचस्पी से पूछा था। कहना क्या था, मैंने उठाया जूता और भाग गई कमबख्त। वैसे एक बात है, कहती तो वो भी ठीक है। मेरी भोपो मरहूम भी जब अब्बा से मिलने गांव से शहर आती थी, अगर कभी भी मैं इनके लिए रोटी बनाती तो वो फौरन समझ जाती और कहती थी हसीना, अल्लाह दुश्मन को भी तेरे हाथ की रोटी ना खिलाए। वो महर के कान के पास झुकी सरगोशी नुमा आवाज में कह रही थी। कुछ भी हो, मुझे तो आपके हाथ की रोटी बहुत पसंद है, महर माँ मोहब्बत से कह रही थी। भला कोई तुम्हारे जैसा हो सकता है क्या? तुम तो जान हो मेरी। अच्छा मुझे ये बताओ, ये अरुण भैया इसके साथ गया है ना? जी मामा, मुझे तो यही कह रही थी कि अरुण इसको पिक करेगा, फिर वापसी पे ड्रॉप भी कर देगा। आज आ लेने दो इसको, ये हरून वाला किस्सा भी जरा खत्म करो। अब तो शाहिद ने बकायदा रिश्ता डाला है, अब क्या अच्छा लगता है दोनों का साथ घूमना फिरना। आज शाम नवाल को चाय पर बुला रखा है मैंने इसी सिलसिले में, और ये बीबी अब तक इसके साथ सड़कें नाप रही है। पागल कर देगी मुझे ये लड़की, किसी की नहीं सुनती। हसीना आज सख्त गुस्से में थी। वाह भाभी वाह, बड़ी बेटी की तो अभी तक बात भी पक्की नहीं हुई और छोटी की ससुरालियों को बुला लिया। आपके आपके भी अपने ही असूल हैं। फरमान ने लॉन्च में दाखिल होते हैं अपनी जुबान के जौहर दिखाए थे। महर तुम जाओ बेटा अपने कमरे में, हाले को कॉल करके घर आने का बोलो। उन्होंने फरवा की बात का जवाब दिए बगैर नरमी से महरमा से कहा था और खुद भी इस सारे मंजर का खुद को मिसफिट महसूस कर रही थी। तभी जल्दी जल्दी उठकर वहां से निकल गई थी। फरवा, तुम्हें आज तक ये नहीं पता चला कि कौन सी बात बच्चों के सामने करनी है और कौन सी नहीं? और रही बात रिश्ते की, तो शाहिद और नवाल 2 बार मुझसे और मेराज से हाले की बाबत कर चुके हैं। और रही बात महर की, तो इसके लिए मेरी कजन के बेटे अकरम का प्रपोजल आया है। 2 महीने हुए हैं जर्मनी से वापस आया है, कल ही बात की है रजिया ने मुझसे। बाबा और मेराज से बात करके इसी हफ्ते बुला लूंगी इनको भी। तुम क्यों परेशान होती हो? वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए बता रही थी, लेकिन फरवा का दिमाग भग से उड़ा था। क्या मतलब? आपका महर के लिए आप सफीर के अलावा किसी और का सोच भी कैसे सकती हैं? महर मेरी बहू बनेगी, ये तो तय है बचपन से। आप अभी मना करें रजिया आपा को, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अच्छा, महर तुम्हारी बहू बनेगी और ये किसने तय किया? मैं आपसे बात करने ही वाली थी भाभी। मैं बस सफीर के सेटल होने का इंतजार में थी। सफीर को अपने दादा का बिजनेस संभाले हुए 6 साल हो गए हैं फरवा, अब तक वो सेटल नहीं हुआ। 30 साल का हो गया है, और अब इन 30 सालों में तुमने एक बार भी सफीर के लिए महर का हाथ मांगा है? तुम्हें लगता है मेरी महर कोई गिरी पड़ी है जिसको मैं तुम्हारे बेटे के इंतजार में बिठा दूं? मेरी बेटी 28 साल की होने वाली है, और कितना इंतजार करूं मैं? मैंने फैसला कर लिया है, महर की शादी अकरम से ही होगी। बस सिर्फ 2 दिन का वक्त दे दे मुझे, इतना तो कर ही सकती हैं ना आप क्या सफीर सिर्फ मेरा बेटा है? आपका कुछ नहीं लगता? आप भूल गई हैं, शायद मुझे मम्मी के कहने से पहले इसने आपको अम्मी बुलाया था। आप ये करेंगी इसके साथ? हाँ ठीक है, मैंने वक्त जाया किया, लेकिन बस 2 दिन, सफीर की खातिर इतना तो कर सकती हैं। सफीर मुझे अपनी औलाद से भी ज्यादा अजीज है फरवा, लेकिन आज तक इसने कभी महर के लिए इंटरेस्ट शो ही नहीं किया। कम से कम मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। दूसरी तरफ हरून ने 3 बार इसके वालिदैन मुझसे हाले के हवाले से बात कर चुके हैं, वो भी हरून की ख्वाहिश पर। और सफीर क्या इसने कभी तुमसे महर के बारे में बात की है? मेरी बेटी मुझे इस दुनिया की सबसे ज्यादा अजीज है, इसके मुकाबले में कोई भी नहीं है। मैं इसकी उम्र सफीर के आसरे में जाया नहीं करूंगी।
इनका लहजा बेलचक था। फरवा चंद सानिया खामोश रही और ना वो हसीना को मजबूर कर सकती थी और ना ही इमोशनली ब्लैकमेल। ऐसी क्या चीज थी? कौन सा आखिरी पता था जिसको वो फेंके तो बाजी इनकी हो जाए? क्या अब भी कोई शय कोई चाल बाकी थी? और फिर अचानक कुछ याद आने पर इनकी आंखें चमकी थी। ये बाजी अब भी इन्हीं की थी। आप हाले की शादी तो इसकी पसंद से करवा रही हैं, लेकिन महर इससे कभी पूछा है भी है आपने वो सफीर के अलावा किसी से शादी करेगी? क्या महर की आंखों को कभी पड़ा है? इनमें सफीर का अक्स नहीं दिखता आपको? आप हाले के दिल का हाल जान सकती हैं क्योंकि अब वो आपके वजूद का हिस्सा है, आपकी सगी औलाद है। लेकिन आप महर के दिल का हाल नहीं जान सकती क्योंकि आप इसकी माँ नहीं है, वो आपके वजूद का हिस्सा नहीं है। आप इस पर जुल्म कर सकती हैं भाभी, क्योंकि इसकी तकलीफ इसकी माँ ही महसूस कर सकती है। आज मुझे पता चल गया है कि किसी को बेटी कहने से कोई बेटी नहीं बन जाती। महर को अपनी मोहब्बत खोनी पड़ेगी और वजह आप होंगी। अगर इसकी माँ जिंदा होती तो ऐसा कभी ना होता। खैर, आप बुला ले रजिया आपा को, मैं तैयार हूँ, मैं तैयारी कर लूंगी। हसीना के कांटों तो लहू नहीं बदन में, वो अपनी जगह पर बर्फ की बन चुकी थी। वो बिल्कुल साकित सी बैठी फरवा की बातें सुन रही थी। इनके दिल में एक दर्द सा उठा था, इनकी आंखों में एक जख्मी सा तासुर उभरा था। फरवा, तुम बात कर लो सफीर से। इसी महीने महर और सफीर की रस्म करना चाहती हूँ मैं। अब मजीद तखैर नहीं होनी चाहिए। एक बात और, महर की माँ नहीं मरी हूँ, मैं हूँ इसकी माँ। वो नहीं खोएगी अपनी मोहब्बत, इसको वो सब दूंगी जो एक माँ अपनी बेटी को देती है। वो रंधी हुई आवाज में कह रही थी। जैसा आप चाहें भाभी, मैं आज ही बात करूंगी सफीर से, आप तसल्ली रखें। इनका तीर निशाने पे लगा था। उन्होंने हसीना की दुखती रग पर हाथ रखा था। फरवा ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने हसीना के गिल्ड को हवा दी थी। जो काम कोई दलील, कोई मजबूरी, कोई मोहब्बत, कोई धमकी नहीं करवा सकती, वो काम गिल्ड करवा सकता है। वो यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी थी जब हारून की गाड़ी इसके सामने आन खड़ी हुई। अभी वह दरवाजा खोलकर अंदर बैठती कि इसने सफीर की स्याह होडी को हारून की गाड़ी के बिल्कुल करीब रुकते हुए देखा। वो दोनों एक साथ बाहर निकले थे। हाले ने अचंभे से अपने सामने खड़े सफीर को देखा, जबकि हारून सफीर को देखकर हारून के कदम थम गए थे। वो अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा हो गया था, आगे नहीं आया था। आप यहाँ कैसे? मुझे बताया क्यों नहीं? हाले हैरत से पूछ रही थी। तुम्हें लेने आया हूँ, सरप्राइज देना चाहता था इसीलिए नहीं बताया। इसने हारून को देख लिया था, तभी नॉर्मल से लहजे में बोल रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर बरहमी वाज़िया थी। लेकिन मैंने तो हारून को बुलाया है, वो मुझे लेने आया है। आपको आना था तो मुझे बता देते। खैर, अब तो मैं हारून के साथ लंच करने जा रही हूँ। अगर आप बिजी नहीं हैं तो आप भी ज्वाइन करें। हमें वो खुशी दिली से ऑफर कर रही थी। हारून की नजरें अपने जॉगर्स पर जमी थी। इसने एक बार भी नजर उठाकर इन दोनों को, इनमें से किसी एक को भी नहीं देखा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम लोगों को ज्वाइन करूं? मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम मेरे साथ जाने से इनकार कर रही हो? क्या ये कहना चाह रही हो तुम? हारून की वजह से मुझे वापस भेज दोगी तुम? सफीर के तासुर सख्त हो चुके थे। आप बात को बढ़ा रहे हैं। आप अगर आने से पहले मुझे बता देते तो मैं हारून को कॉल ना करती। वो मेरे बुलाने पर यहाँ आया है, मैं इसको कैसे वापस भेज दूं और आपके साथ चली जाऊं? तब मैं चला जाऊं? तुम नहीं जाओगी मेरे साथ? इनकार करोगी मुझे? तुम्हें वो ज्यादा अजीज है। मुझे मेरी कमिटमेंट ज्यादा अजीज है, जो कि मैं हारून के साथ कर चुकी हूँ। जो इंसान अपनी कमिटमेंट पे कायम नहीं रहता, जो बात करके मुकर जाए, ऐसा शख्स अपनी इज्जत नहीं करता, और जो अपनी इज्जत नहीं करता, लोग इसकी इज्जत नहीं करते। इसीलिए मैं अपनी कमिटमेंट पर कायम हूँ। वो एक एक लफ्ज पर जोर देती हुई बोली थी। क्या होगा अगर वो यहाँ से चला जाएगा? ये इतनी बड़ी बात नहीं है हाले, तो मुझे इंसल्ट कर रही हो अब? वो जरा बुलंद आवाज में बोला था। तमाशा मत बनाए सफीर, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, सुना आपने? अब आप जा सकते हैं। वो अब दबा दबा से चिल्लाई थी। आसपास से गुजरते स्टूडेंट इनको देख रहे थे। गिचमगोइयां होने लगी थी। अभी सफीर कुछ कहता कि हारून ने करीब आकर हाले को कोहनी से पकड़ा था और अपना रुख सफीर की जानिब करके बोला था, ये तुम्हारे साथ ही जाएगी, मुझे किसी दोस्त की कॉल आ गई है, मुझे वहां जाना होगा। तुम गाड़ी में बैठो, मैं जरा इससे एक बात कर लूं, फिर आती है। ओके? वो मुतवाजन लहजे में कहता सफीर को जहर लगा था। सफीर खामोशी से गाड़ी में जाकर बैठ गया था। तुम इस वक्त इसके साथ जाओ, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, प्लीज। सब देख रहे हैं, इस वक्त तमाशा ना लगाओ, बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों।
मैं नहीं जाऊंगी, गुलाम नहीं हूं इनकी, वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोली थी। हाले मेरी खातिर इस वक्त चली जाओ, देखो सब देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हाले ने तुरंत ही इसको घूरा था। जहन्नुम में जाओ तुम हारून, वो बड़बड़ाती हुई सफीर की कार की तरफ बढ़ गई थी। इसने बैठते ही दरवाजा ठा की आवाज से बंद किया था। हारून गहरी सांस भर के रह गया था। वो इन दोनों के दरमियान किसी भी किस्म के इख्तलाफत की वजह नहीं बनना चाहता था। इसकी गाड़ी में बैठते ही सफीर जन से गाड़ी भगा ले गया था। वो इसके साथ आ तो गई थी, लेकिन मुझे एक लफ्ज ना बोलने की गोया कसम खा रखी थी। सफीर ने कई बार इसको मुखातिब करना चाहा, लेकिन जवाब नादार। हाले मैं पहले ही परेशान हूँ, प्लीज मजीद तंग ना करो, मैं 3 बार सॉरी कर चुका हूँ, अब बस भी कर दो, मैं किसी और बात पर गुस्सा था। तो मुझ पर उतारेंगे आप अपना गुस्सा? क्यों, क्या मैं गुलाम हूँ आपकी? मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ जो मर्द की हर गलत बात इसलिए बर्दाश्त कर ले क्योंकि वो गुस्से में है। आज आप चीख रहे हैं मुझ पर, कल को हाथ भी उठा सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप गुस्से में हैं। आप अपना गुस्सा मुझ पर नहीं उतार सकते सफीर, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो जैसे फट पड़ी थी। यार, मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन वहां हारून को देखकर मुझे गुस्सा आ गया। क्योंकि क्योंकि आपको जेलस फील हुआ, या फिर आपको ये लगा मैं आपकी मलकियत हूँ, अब मैं किसी और मर्द के साथ कैसे घूम सकती हूँ? क्योंकि हैं आप वही मशरकी मर्द ना, क्यों यही हुआ होगा, है ना? इसकी बात काट कर गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए बोलती चली गई। सफीर ने गाड़ी एक जगह रोक दी थी और अपना रुख इसकी तरफ मोड़कर वो हाले की आंखों में देखता हुआ कहने लगा, क्योंकि हारून की माँ आज शाम तुम्हारा रिश्ता लेकर आ रही हैं। हाँ, मैं मशरकी मर्द हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे और हारून के ताल्लुकात को अच्छी तरह जानता हूँ। और रही बात मलकियत की, तो तुम एक जीती जागती इंसान हो, कोई रोबोट नहीं जो मेरी मर्जी पर चलेगा। वैसे ठंडे लहजे में कह रहा था कि हाले को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी महसूस हुई। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरा रिश्ता ही ला रही है ना, आपको तो कुछ नहीं कह रहे। इसका रंग फीका पड़ गया था, लेकिन फिर भी गर्दन अकड़ाकर बोली थी, मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये है मेरा मसला। लेकिन मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? वो जख्मी लहजे में बोल रहा था। इसकी बुरी आंखों में तकलीफ थी। हाल को बेख्तियार मिलाल हुआ था। सफीर, मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह चीख चिल्ला नहीं सकती। आप मुझे बाबा के पास कोर्ट ले जाएं, आज ये मसला हल करके ही आऊंगी। इसने सारी जमा तफरी कर ली थी और अब कदरे बेहतर महसूस कर रही थी। तायाबू के पास क्या करने जाओगी तुम? और वैसे भी वहां मर्दों का एक हजूम होता है, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगा। इनको कॉल करो और घर आने को बोलो, या फिर किसी रेस्टोरेंट बुला लो इनको। वो अब गाड़ी स्टार्ट करता हुआ कह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ और कह रहे थे आप, और अब आपको कोर्ट के मर्द बुरे लग रहे हैं। वो अब इसको तंग कर रही थी। हाँ, तो इतना भी बेगैरत नहीं हूं मैं। हारून की बात अलग है, वो फैमिली है, और कोर्ट कचहरियों को किसी को नहीं पता कि हर तरह के मर्द होते हैं वहां, गुंडे, मवाली, कातिल, रेपिस्ट। कम अज कम अपने घर की लड़की को तो मैं वहां ले जाने से रहा। वो चेहरे के जाविये बिगाड़ कर बोला था, अच्छा मैं बाबा को कॉल करती हूँ, वो आज मोमानी को आने से मना कर देंगे और मैं रात तक बाबा से बात कर लूंगी आपके बारे में। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, आप परेशान ना हो। वो अपनायत से बोल रही थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वो बड़बड़ाया था। हाले ने सर सीट की पिट से टिका दिया था। इसे अभी बहुत कुछ सोचना था। गर्मी अपने जोबन पर थी। नफीसा के घर के छोटे से बगीचे में आज उदासी सी थी। फूल मुरझा चुके थे, घास मरी हुई लगती थी। नफीसा की स्याह आंखों में खालीपन सा था। उमर का दर्द ठीक होने के बजाय बिगड़ता ही जा रहा था कि इसमें कोई पेशरफ्त न होती नजर नहीं आ रही थी। वो ये घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन पहले उमर की सर्जरी करवानी थी। वो अपनी सोचों में इतनी मगन थी कि इनको उमर के आने का भी पता न चला। वो आकर इनके सामने रखी छोटी सी कुर्सी पर बैठ गया था। वो गुपलू सा बच्चा मुरझाया हुआ लगता था। अम्मा, क्या मैं मर जाऊंगा? उमर की आवाज नफीसा को अपने हवास में लाई थी। नहीं मेरे बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुमसे किसने कहा ये सब? आजकल उमर ऐसी ही बातें करने लगा था कि नफीसा इसकी बातें सुनकर मजीद दुखी हो जाती। नहीं अम्मा, मैं मर जाऊंगा, मुझे पता है। अक्सा के अब्बा ने कहा है मुझे, अब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं करेगा, क्योंकि मेरी माँ एक बुरी औरत है और मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा।
वो अपनी उम्र से बहुत बड़ी बात कर गया था। नफीसा जहाँ थी वहीं सुनसी हो गई थी। क्या यह है वो जिंदगी जो वो उमर को देगी? अम्मा, एक बात बोलूं? वो माँ को खामोश देखकर एक बार फिर बोला था। नफीसा ने नम आंखों से तासुरात में सर हिलाया था, कुछ बोली नहीं थी। मुझे मरना नहीं है अम्मा, प्लीज, मैं अपने स्कूल जाना चाहता हूँ दोबारा। आप मुझे बचा लोगी ना? वो मासूमियत से पूछ रहा था। उन्होंने उठकर उमर को अपने सीने से लगा लिया था। हाँ, मैं सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए, किसी भी तरह कुछ भी करके बचा लूंगी तुम्हें। तुम नहीं मर सकते उमर, मैं तुम्हें नहीं मरने दे सकती। अल्लाह तुम्हें बचा लेगा, वो मुझे बेआसरा नहीं छोड़ेगा। वो सारों की तार रोते हुए उमर को चूमती जा रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, वो चंद लम्हे बाद उमर से दूर होते हुए दरवाजा खोलने चली गई थी और सामने जरी को देखकर इनका दिल फिर से उभर आया था। वो जरी को अंदर आने का मौका दिए बगैर इनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। जरी, मेरा उमर, मेरा बच्चा, मैं इसको नहीं खो सकती। प्लीज कुछ करो, कुछ बताओ मुझे, कोई हल बता दो, कोई मशवरा दो, मैं क्या करूं? नफीसा, क्या हो गया है? हिम्मत करो, अल्लाह है, वो हमारी मदद करेगा। तुम अंदर तो चलो, देखो इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा मेरी बहन। वो इनको रोता देखकर बुखला सी गई थी। लोग इनके इर्द गिर्द जमा होने लगे थे। किसी की बेबसी से बेहतर तमाशा भी भला कोई हुआ है? कि एकदम नफीसा जर से अलग होती हुई 2 कदम मजीद आगे आई थी और इस मजमे पर कहर भरी नजरें डालती बुलंद आवाज में कहने लगी थी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जालिमो, मेरे बाप ने तुम लोगों को कुरान पढ़ाया, तुम लोग मेरे बच्चे को मारते हो। मेरे बाप के बाद मैंने तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाया, तुम लोग मेरे बच्चे को गालियां देते हो, इसको ऐसे ऐसे घटिया लफ्ज बोलते हो कि मेरी रूह भी कांप जाए। तुम लोग मुझे सताते हो, मेरे बच्चे पे जुल्म करते हो। खुदा का खौफ करो लोगों, किसी को इतना ना सताओ कि इसके सब्र जवाब दे जाए। तुम लोग क्यों पड़े हो मेरे पीछे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरे किरदार पर उंगली उठाते हो, जबकि तुम सब गवाह हो इस बात की कि मेरा किरदार साफ है, मैं पाक हूँ। तुम सबको मार दूंगी मैं, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, आग लगा दूंगी तुम लोगों को, तुम्हारे घरों को, तुम्हारे बच्चों को, किसी को नहीं बख्शूंगी मैं। वो अभी मजीद कुछ कहती जब जरी का शौहर इन सबके दरमियान रास्ता बनाता हुआ नफीसा के करीब आकर रुका था और इनके बाजुओं से पकड़कर इसको अंदर ले गया था। वो खुद भी चीख चीख कर हाँप चुकी थी, तभी खामोशी से इनके साथ अंदर खींचती चली गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, सामने का मंजर देखकर इनका हाथ बेख्तियार अपने दिल के मुकाम पर गया था। उमर इस छोटी सी कुर्सी पे नहीं बैठा था, वो मुंह के बल घास पर बेहोश पड़ा था। रहमान ने भागकर इसको अपनी गोद में उठा लिया था और डॉक्टर को दिखाने भागा था, जबकि नफीसा अभी साकित सी घास के इस टुकड़े को देखी जा रही थी जहां उमर गिरा था। जरी दुख से नफीसा को देख रही थी, वो इनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। जरी, रहमान भाई से बोले मेरी टिकट्स बुक करवाएं, मैं इसी हफ्ते उमर को लेकर अमेरिका जा रही हूँ। जरी को इनकी आवाज किसी खाई से आती हुई महसूस हुई थी। तुम्हारा और उमर का वीजा, वो सब कैसे होगा? क्या तुम नहीं जानती मैं एक अमेरिकी शहरी हूँ? वो अब कुछ देर पहले वाले दरवाजे पर खड़ी हुई चीखती रोती हुई नफीसा नहीं थी, ये हाई कोर्ट में खड़ी तरह तरह के मुजरमों को डील करने वाली, अपने दलाइल से सामने वाले को चारों शाने चित कर देने वाली बैरिस्टर नफीसा हयात थी। और इस केस का क्या होगा? नफीसा को उमर हयात से ज्यादा अजीज कुछ नहीं है। इनकी आवाज स्पॉट थी, किसी भी किस्म के जज्बे से आ रही। वो कहती अंदर जा चुकी थी और जरी एक बार फिर इस आधी उजड़ी घास पर तन्हा रह गई थी। हारे जब से आई थी जले पैर के बिल्ली की तरह अपने कमरे में यहाँ वहां से चक्कर काट रही थी। इसने हारून को कॉल करके सब बता दिया था। हारून ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो अपनी माँ को आने से रोक लेगा, और वाकई यही हुआ था। अम्मा इसको सलवाते सुनाती अपने कमरे में जा चुकी थी। महर काफी देर से बेड पर बैठी इसकी बेचैनी नोट कर रही थी, लेकिन खामोश थी। वो चाहती थी हाले खुद बताए। हाले, क्या हुआ? कोई मसला है? यहाँ आओ मेरे पास। आखिरकार इसने इससे पूछ ही लिया था। आप ही, बहुत बड़ा मसला हो गया है, बस बाबा का वेट कर रही हूँ, वही हैंडल कर सकते हैं ये मसला। वो सख्त परेशान थी। ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम इतनी परेशान हो? और अगर कोई मसला भी है तो मुझे बताओ, हसीना ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा था। कुछ नहीं अम्मा, आप रहने दे। हाले बता दो ना मामा को, बाबा भी तो मामा को ही बता देंगे। वो जब तक नहीं आते मामा से शेयर कर लो या मुझे बता दो। महर की फिक्रमंद सी आवाज आई थी। ना, तुम मुझे ये बताओ ना जरा कि तुम ये हारून के साथ रोड नापना कब छोड़ोगी? जब नवाल आकर तुम्हारे सर पर हारून के नाम की चादर डाल देगी तब, या फिर जब पूरा खानदान बातें बनाना शुरू कर देगा तब? अम्मा को असल केस तो अब याद आया था।
मेहरमा ने ड्राई फ्रूट्स का बाउल अपनी गोद में रख लिया था। वो जानती थी अब क्या होगा। अम्मा, मैं अरुण से शादी नहीं करूंगी, वो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके बोली थी। अच्छा, तो फिर बुलाओ मलिका एलिजबेथ को बेटे को, इससे तो कर लोगी ना। उन्होंने इसकी बात को मजाक में उड़ा दिया था, जबकि महर की मुस्कुराहट सिमटी थी। वो जानती थी हाले ऐसा मजाक नहीं करती। अम्मा, मैं सीरियस हूँ, मैं अरुण से शादी नहीं करूंगी, वो बस दोस्त है मेरा और वही रहेगा। अब कि उन्होंने ठहर कर इसको देखा था, इसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो पहले कभी इनको महसूस नहीं हुआ था। तो फिर किससे करोगी? उन्होंने संजीदगी से सवाल किया था। सफीर से, मैं सफीर से शादी करूंगी। क्या बकवास है, ये मुंह बंद रखो अपना, किसने सुन लिया तो गस्प हो जाएगा। वो गुस्से से चिल्लाकर कह रही थी, जबकि दूसरी तरफ महर को अपनी सांस सीने में अटकती हुई महसूस हुई थी। इसने अपने दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस की थी। इसका चेहरा लट्ठे की माने सफेद हो चुका था। इसका दिल चाहा वो उठकर हाले के मुंह पर हाथ रख दे, लेकिन इसकी टांगों में जान नहीं थी। अम्मा, क्या हो गया है आपको? इसमें बकवास वाली कौन सी बात है? मैं इनको पसंद करती हूँ और वो भी मुझसे शादी करना चाहते हैं, उन्होंने खुद कहा है ऐसा। वो झुंझुलाते हुए बोली थी। महर का पूरा वजूद जो जंजरों की जद में था, इसका जिस्म कांप रहा था। इसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, वो भी मुझसे शादी करना चाहते हैं, वो भी वो भी शादी, वो भी मुझसे शादी। इसका जहन इस जुमले में ही अटक गया था। हाले, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। जाओ यहां से, दफा हो जाओ, मेरे सामने मत आना। वो धाड़ते हुए उंगली उठाकर इसे बाहर जाने का कह रही थी। अम्मा, मैं आपकी बेटी हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पसंद की शादी मेरा हक है, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मेरी जगह आप ही होती तब तो आप कुछ भी नहीं कहती। वो नाम आंखों लिए दुख से कह रही थी, और सारा मसला ही तो यही था, इसकी जगह मेहरमा को होना चाहिए था। हाले, फरवा कभी तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाएगी। वो ये नहीं कह सकती कि फरवा सिर्फ महर को अपनी बहू बनाएगी। वो कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेगी, इसको नफरत है। वो ये नहीं कह सकी, इसको सिर्फ मेहरमा से मोहब्बत है। तुमसे मेरी बच्ची, ये तुमने खुद को कहां फंसा दिया है? ये तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया तुमने? वो सर दोनों हाथों में गिरे सोफे पर ढहसी गई थी। इनकी आवाज शिकस्त खोरा सी थी। आप ही, आप समझाए ना अम्मा को, चची जान ऐसी नहीं है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो अब मेहरमा के करीब आ गई थी। महर ने खाली खाली आंखों से इसको देखा था। एसी की ठंडक के बावजूद इसके माथे पे पसीना आ गया था। इसकी जबान मफलूज हो गई थी। वो बिना कुछ कहे बेड से उठी थी और इसके कदम लड़खड़ाए थे। हाली ने फौरन इसको सहारा देने को हाथ बढ़ाया था। महर ने इसका बढ़ा हुआ हाथ नहीं देखा था, इसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो इन्हीं लड़खड़ाते कदमों और कांपते वजूद के साथ बाहर निकलती चली गई। ये भी नाराज हो गई यार, मैं आपको बताने वाली थी आप ही, मेरी बात तो सुन ले आप ही। पीछे हाले इसको आवाज देती रह गई थी। इसको लगा था महर इससे नाराज है क्योंकि इसने सफीर के बारे में इसको नहीं बताया। आगाही से पहले का दौर कितना हसीन होता है ना। मगरिब को कज़ा हुए कई सायतें हो चुकी थी। हाले अपने कमरे में बैठी थी जब इसको मेहराज साहब की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। इसके दिल को जैसे चैन आ गया था। वो भागते हुए नीचे गई थी। अभी उन्होंने गाड़ी पोर्च में खड़ी की थी। हाले हामते हुए इनके करीब आई थी। इसका सांस फूला हुआ था। मेहराज ने इसको अचंभे से देखा था। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सांस क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? उन्होंने इसको देखते हुए सवाल किया था। मुझे आपसे बात करनी है पापा, बहुत जरूरी बात है, लेकिन यहाँ नहीं, मेरा मतलब घर पर नहीं, कहीं बाहर जाते हैं। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। अच्छा चलो पार्क में चलकर बात करते हैं। हाले ने इस बात में सर हिला दिया था। मिराज दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे और हाले इनसे 2 कदम के फासले पर इनके पीछे चल रही थी। पार्क यहाँ से 10 मिनट की वॉक पर था। इन 10 मिनट में उन्होंने हाले से छोटी छोटी कई मुख्तलिफ बातें कर ली थी। पार्क पहुंच के वो हाले के साथ एक खाली बेंच पर बैठ गए थे। पार्क में इस वक्त रश हो गया। सब बच्चे अपने वालिदैन का हाथ पकड़े यहाँ से वहां उछलते कूदते फिर रहे थे। कुछ 9 उम्र लड़के लड़कियां झूले झूल रहे थे, तो कुछ अपनी फैमिली के साथ नरम नरम सी घास पे दरी बिछाए कुछ गपियों में मसरूफ थे। हर को बेख्तियार इन सब पर रश्क आया था। वो सब कितने सुकून में थे। तो तुम हारून से शादी नहीं करना चाहती? मिराज ने बात का आगाज किया था। हाले जो के गर्दन मुड़े किसी उम्र रसीद कपल को देखने में मशगूल थी, करंट खाकर मुड़ी थी। इनकी आंखों में बेतहाशा हैरत थी। आपको कैसे पता?
वो अपनी हैरत छुपाती बमुश्किल बोल पाई थी। सिंपल। उन्होंने कंधे उचकाए थे। आज शाम नवाल हारून का प्रपोजल लेकर आने वाले थे, लेकिन तुमने हारून से कहकर इसको मना कर दिया। तुम्हारी अम्मी यानी कि हमारी बेगम ने हमें कॉल करके ये बता दिया कि तुम नहीं चाहती कि हारून की अम्मी आज घर आए। तुमने 4 घंटों में 9 बार मुझे कॉल करके पूछा कि मैं कब आ रहा हूँ और तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। और आखिर बात वॉक के दरमियान तुम्हें 2 बार हारून की कॉल मिसूल हुई, लेकिन तुमने रिसीव नहीं की। तो मेरे हिसाब से तो यही बात है, लेकिन अगर कोई और बात है तुम मुझे बता सकती हो। बाबा, आई एम श्योर आप किसी बंगाली बाबा से क्लासेस ले रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि आप ये सब आपकी ऑब्जर्वेशन है। आई कांट बिलीव इट यार, आपको कैसे पता होता है? हमेशा मिराज इसकी बात पर दिल खोलकर हंसते थे और इनको हंसता देखकर हाले भी मुस्कुरा दी। खैर, मुझे ये बता, तुम इनकार क्यों कर रही हो? वजह कौन है? वो अब असल मौजू की तरफ आए थे। आपको ये पूछना चाहिए कि वजह क्या है। वो क्या पर जोर देती हुई बोली थी। तुम्हें लगता है मैं इस वक्त टाइम वेस्ट करने के मूड में हूँ? मैं ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज हूँ बेटा। मुझे इस वक्त सख्त भूख लगी है, मुझे अपनी दवाई लेनी है, लेकिन मैं ये मसला हल करके ही यहाँ से उठना चाहता हूँ। तुम्हारी 9 कॉल से मुझे बेहद परेशान किया हुआ है, इसीलिए क्या के चक्कर में वक्त जाया नहीं कर सकता। तो मुझे ये बताओ, वजह कौन है? फरसान से कहकर सवालिया नजरों से हाले को देखने लगे थे। हाले बगैर कुछ कहे वहां से उठी थी और पार्क के मौजूद छोटे से फूड पॉइंट की तरफ बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो वापिस आई तो इसके हाथ में एक पानी की बोतल और 2 शुगर फ्री बिस्किट के पैकेट्स थे और एक एनर्जी ड्रिंक था। इसने करीब आकर खामोशी से सारी चीजें लकड़ी की इस बेंच पर रख दी थी। खुद अपने बैग से कुछ ढूंढने लग गई थी और फिर अगले ही सेकंड इसके हाथ में कुछ टेबलेट्स थी। इसने बिस्किट का पैकेट खोला था और एक बिस्किट निकालकर इनके हाथ में दिया था। वो भी बगैर कुछ कहे खाने लगे थे। अगले कुछ मिनट्स में उन्होंने सारे बिस्किट खा लिए थे। अब इसने कुछ टेबलेट्स इनकी हथेली पर रखी थी और पानी की बोतल खोलकर इनके सामने की थी। उन्होंने इस खामोशी के साथ इनको निकल लिया था। तुम ये दवाइयां अपने साथ रखती हो? उनको खुशगवार हैरत हुई थी। बाबा, मेरे लिए आप और आपकी सेहत सारी दुनिया से ज्यादा अहम है। सारी दुनिया जाए भाड़ में, अगर हाले के साथ मिराज सुल्तान है तो इसको किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है। आप मेरा सपोर्ट सिस्टम है बाबा, आप मेरे दोस्त हैं, आप हाले की जान हैं। वो इनकी आंखों में देखती हुई इनको बावर करवा रही थी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें अब मेरी सपोर्ट चाहिए होगी, इसीलिए कर रही हो ना ये मेलोड्रामा। लेकिन बेटा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं तो वैसे भी नहीं तुम्हें सपोर्ट करता। तुमने ख्वामखा इतने पैसे जाया कर दिए। जब इंसान का बैंक अकाउंट खाली होने वाला हो तो इसको पैसे खर्च करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। वो दबी दबी सी मुस्कुराहट के साथ बोले थे, लेकिन हाले नहीं मुस्कुरा सकी। वो अब भी संजीदा थी। वजह सफीर सुल्तान है बाबा। वो नाखून से बेंच को नम लकड़ी को खुरचती काफी देर बाद बोली थी। वो इनकी तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन वो जानती थी। वो चौंके थे। वो वजह है या मोहब्बत? और अगर मोहब्बत है तो एक तरफा है या वो भी सब महसूस करता है? वो खुद को संभाल चुके थे, तभी नॉर्मल लहजे में पूछ रहे थे। और फिर हाले ने इसको सारी कहानी बता दी थी। आखिर में उन्होंने एक गहरी सांस भरी थी और इसकी तरफ देखकर बोले थे, तुमने शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ दिया है बेटा। वो औरत फरवा, वो एक चलता फिरता फितना है। जान से दे देगी लेकिन मानेगी नहीं। खैर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बस बाबा से बात कर लूँ एक बार, मुझे पता है आप मान जाएंगे। और रही चची जान तो इनको सफीर देख लेंगे। वो चहकती हुई बोली थी और बेंच से उठकर खड़ी हुई थी। एक और बात बाबा, आज शाम ही मैं आपके अकाउंट से 3 लाख रुपए निकाल लिए थे और इनको अपने अकाउंट्स में डलवा लिया था। इनकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। तुम्हें मेरा कोड कैसे पता चला? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आपके एटीएम का कोड मेरा नाम है। वो तपाने वाली मुस्कुराहट से बोलती आगे बढ़ गई थी। मैं तुम्हें शो करूंगा हाले, वो पीछे से चिल्लाए थे। मोस्ट वेलकम बाबा, वो मुड़े बगैर बोली थी। मंजिल में ऐसा बुज्जल सन्नाटा था कि दिल को चीर जाता था। महरमा जब से हाले के कमरे से निकली थी, अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। इसके कान साए साए कर रहे थे। हाले की बातें इसके जहन से चिपक कर रह गई थी। इसको अपना दिल में दर्द फटता हुआ महसूस हुआ था। वो रोना चाहती थी, लेकिन इसकी आंखें खुश्क थी। वो काफी देर से इस सिंगल सोफे पर बैठे एक ही पोजीशन में बैठी थी जब इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? इसने बैठे बैठे ही पूछा था। आप ही? मैं हूँ हसन, प्लीज दरवाजा खोले, मैं बोर हो रहा हूँ।
और वो चुड़ैल पापा के साथ कहने चली गई है, मुझे पूछा भी नहीं। हसन, इस वक्त जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे नींद आ रही है, डिस्टर्ब ना करो, वो रंधी हुई आवाज में बोली थी। आप ही, मैं बिल्कुल भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, प्लीज आने देना। हसन, जाओ यहाँ से, मुझे तंग ना करो। जी आप ही, जैसा आप कहें। वो मुंह सूरते खामोशी से चला गया था। महरमा इस वक्त कम से कम किसी नखरे नहीं उठा सकती थी, ये तय था। वो दोनों इस वक्त शहर के महंगे तरीन रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। ये दावत सफीर के वापस आने की खुशी में थी। फरवाद सफीर से महर के बारे में बात करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने सफीर को यहाँ बुलाया था। थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद वो अब असल मुद्दे पर आई थी। सफीर, मैं चाहती हूँ अब तुम शादी कर लो, तुम्हारा करियर सेट हो गया है, तुम अपने कदमों पर खड़े हो, तुम्हारी एक पहचान है। अब तुम्हें एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तुमने इस बारे में क्या सोचा है? वो खाना खा चुकी थी और अब मुकम्मल तौर पर सफीर की तरफ मुतवज्जो थी। सफीर ने चावलों का चम्मच मुंह में डाला था, इनको अच्छी तरह चबाया था, सामने बड़ा पानी का गिलास उठाकर घूंट पानी पिया। इसके बाद बोलना शुरू किया। मैं भी आपसे यही बात करना चाहता था, मुझे लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, और अब तो आप भी यही चाहती हैं, फिर बताएं कब बात कर रही हैं आप बड़ी अम्मी से? वो मेज पर आगे होकर अपनी माँ की आंखों में देखता हुआ सुकून से पूछ रहा था। भाभी से मेरी बात हुई है इस बारे में, वो महर को जल्द रुखसत करना चाहती हैं। यू नो, वही देसी माए जिनको लगता है बेटी अगर 24 का हिंसा पार कर चुकी हो तो अब बस इसकी शादी कर दो। इनको तो ये नहीं पता होता कि लाइफ तो अभी शुरू हुई है, अभी तो बेचारी लड़की को अपने लिए वक्त मिला है। लेकिन खैर, वो हाथ चलाते हुए कह रही थी, महरमा के लिए अकरम का रिश्ता आया था, मैंने भाभी से कहा है कि इनको मना कर दें। लेकिन क्यों? अकरम बहुत अच्छा लड़का है, जर्मनी में अच्छी जॉब है, अपना घर है, ये रिश्ता तो परफेक्ट है महर के लिए। आप लोगों ने महर से पूछा है या फिर खुद ही इनकार कर दिया? इसके आप तफक्कर से उठे थे। इसके लहजे में सादगी थी, फिक्र थी, जबकि फरवा के चेहरे का रंग एकदम बदला था। क्या बकवास कर रहे हो? महर का रिश्ता इससे कैसे कर सकते हैं? इसकी शादी तो तुमसे होगी, इसीलिए तो इनकार किया है इनको। व्हाट द हेल मम्मी, वो चिल्लाया। आसपास टेबल पर बैठे लोग इनको देखने लगे थे। सफीर ने एक तायराना नजर इन सब पर डाली थी और फिर अपनी आवाज हल्की कर ली थी। मैं महर से शादी नहीं कर सकता, मैंने कभी इसको ऐसी नजर से नहीं देखा है, आपको चाहिए कि सोच समझ कर बोले। वो दबा दबा सा हो रहा था। सफीर, अगर ये कोई मजाक है तो बहुत घटिया है, क्या हो गया है तुम्हें? वो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, तुम दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और रही बात नजर की, तो मर्द की नजर का क्या है, बदल भी सकती है। तुम इसको अपनी फ्यूचर वाइफ की नजर से देखना शुरू कर दो, क्योंकि महर के अलावा मेरी कोई भी और बहू नहीं बनेगी। वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए चमकती आंखों से कह रही थी, जैसे सफीर का इनकार इनके लिए कोई अहमियत ही ना रखता हो। ये आप क्या कह रही हैं? महर मेरे लिए बहनों जैसी है मम्मी, वो मेरी दोस्त है, कजन है, हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं इससे शादी कर लूंगा, ये कभी नहीं होगा मम्मी, नेवर। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दे। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारी बड़ी अम्मी से बात करूं, वो क्या था बताना पसंद करोगे? वो सर्द सी आवाज में बोली थी। मम्मी, मैंने हाले के हवाले से बात करने को कहा था, वो हाले पर जोर देता हुआ बोला था। फरवा जहां थी वहीं सुन हो गई थी, गोया बर्फ का मुजस्मा बन गई हो। इसका रिश्ता तो हरून से होने वाला है, आज नवाल आने वाली थी, मैंने तुम्हें कॉल करके बताया तो था, तुम शायद भूल गए हो। वो थोड़ी देर बाद संभल कर बोली थी। आने वाली थी लेकिन नहीं आई, और ना ही अब वो आएंगी, इसीलिए आप मम्मी, आप कल तक बड़ी अम्मा और तायाबू से बात करें और इस अमर को यकीनी बनाएंगी, हाले सुल्तान सफीर सुल्तान की है हमेशा के लिए। तुम्हें आखिर महर से मसला क्या है, इसमें क्या कमी है? मुझे यकीन है तुम बस वक्ती तौर पर हाले से मुतासिर हुए हो, और कोई बात नहीं। तुम कुछ दिन मजीद सोचो इस बारे में, हम कुछ दिन बाद बात करेंगे, जब तक तुम्हारी राय बदल चुकी होगी। मम्मी, ये मेरी राय नहीं है, मोहब्बत है, आई एम इन लव विद हर, और मोहब्बत नहीं बदलती। आप मुझे कुछ दिन नहीं, कुछ साल भी मजीद दे दे, तब भी इसी का नाम लूंगा, आप मेरा फैसला नहीं बदल सकती। और रही बात महर की, तो इसमें कोई खामी नहीं, वो बस इस खाके में फिट नहीं होती जो कि मैंने अपने लाइफ पार्टनर के लिए बनाया है। वो बहुत प्रैक्टिकल है,
میں اس روبوٹک زندگی سے بیزار ہوں ممی. مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو میری زندگی میں رنگ بھر دے, جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے. اور آپ جانتی ہیں مہر کو وہ کتنی دبو سی ہے. کوئی ایسی ہے جو میری نا کو ہاں میں بدلنا جانتی ہو, جو میری غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی ہو. کوئی ایسی جو اپنا اور میرا سوشل سرکل مینٹین کرنا جانتی ہو, جو مجھ سے ضد کرے, باتیں منوائے. میں کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں جو جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کر رہا ہوں. میں نے ہر پہلو سے سوچا ہے, بہت سوچ سمجھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میری بیوی بننے کے لیے جو کوالٹیز چاہیے وہ بس حالے میں ہے. اور اگر نہ بھی ہوتی تو میں تب بھی اسی سے شادی کرتا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. آئی ہوپ اب آپ سمجھ گئی ہوں گی. میں نے تمہاری پوری تقریر سنی لیکن کوئی بھی بات مجھے ایسی نہیں لگی جس کی وجہ سے میں اس سے رشتے کے لیے مان جاؤں. تو مسٹر سفیر سلطان, تم حالے سے محبت کرو یا کچھ بھی, میں اس سے نفرت کرتی ہوں. میں نے آدھی زندگی نگین کو برداشت کیا ہے, اب باقی کی آدھی زندگی اس کی کاربن کاپی کو نہیں برداشت کروں گی میں. وہ لڑکی میری بہو نہیں بنے گی, یہ بات تم لکھ کے رکھ لو. وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی. اور اگر بنی تو میں اس کو کبھی قبول نہیں کروں گی. میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں, آ جاؤ. وہ کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی. پیچھے سفیر نے ایک گہری سانس بھری تھی اور بڑبڑایا تھا. میں نے کی سیدھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کی تھی لیکن اب میں اپنا طریقہ آزماؤں گا. ہاں میں یہی کروں گا. اس نے آسودگی سے آنکھیں موند لی تھی. یہ صبح سلطان منزل کے کچھ مکینوں کے لیے بہت خوشگوار تھی تو کچھ کے لیے اتنی ہی گھٹن زیادہ. حسینہ ساری رات بے چین رہی تھی کیونکہ مہر بے چین تھی. وہ رات سے اب تک اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی. مہر ان کو عزیز تھی, بے حد عزیز. وہ اس کی خاطر اپنی سکی اولاد کو بھی پیچھے کر دیتی تھی. مہر کے آگے ان کو کچھ نہیں دکھتا تھا. ناشتے کی میز پر سارا گھر جمع تھا سوائے مہرماں کے. وہ رات سے اپنے کمرے میں ہی بند تھی. حال اس کی غیر موجودگی محسوس کر چکی تھی تبھی بے دلی سے چند لقمے زہر مار کر کے اٹھ گئی تھی. اب وہ مہر کے کمرے کے باہر کھڑی دستک دے رہی تھی. تھوڑی ہی دیر میں مہر نے دروازہ کھول دیا تھا. حالے خاموشی سے اندر آ گئی تھی. مہر اس کو نظر انداز کر کے الماری میں منہ دیے کھڑی تھی. حالے نے نرمی سے اس کا بازو تھاما تھا اور اس کو اپنے ساتھ صوفے پہ لا کر بٹھایا تھا. آپی, ہمیں بات کرنی چاہیے. کل شام جو کچھ بھی میں نے کہا اس بارے میں آپ کو شروع سے سب بتانا چاہتی ہوں. آپ مجھ سے بدگمان تو نہ ہو بس. مہر خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی. اس کا دل چاہتا وہ حالے کو بتا دے کہ وہ سفیر کو کتنا چاہتی ہے لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی. اور پھر حالے نے اس کو شروع سے آخر تک سب بتا دیا تھا کہ کس طرح سفیر نے اس سے شادی کے لیے پوچھا اور کب حالے کو اس سے محبت ہوئی. آپی, میں آپ کو کیا بتاؤں, وہ تو ایک بن مانگی دعا ہی کی طرح مل گئے مجھے. میں نے تو ساری زندگی اس کے ملنے کی دعا کی تھی. مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ میں ان سے اتنی محبت کرتی ہوں. مجھے ہمیشہ یہی لگا کہ میں بس ان کو پسند کرتی ہوں. مجھے تو 16 سال کی عمر سے پتا تھا کہ میں اس سے عشق کرتی ہوں. میں تب سے تو اسے چاہتی ہوں جب مجھے محبت کے معنی بھی نہیں آتے تھے. ہماری تو پسند ناپسند بھی ایک دوسرے سے کافی الگ ہے. ہمارے نظریے, ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن دیکھیں پھر بھی ہم ایک ہونے والے ہیں. میں نے اپنا نظریہ, اپنی پسند ناپسند سب اسی سے تو جوڑ لیا تھا. میری سوچ کو میں نے اسی تک تو محدود کر لیا لیکن وہ مجھے پھر بھی نہیں ملا. آپی, میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے, میرے لیے فیلنگز رکھتے ہوں گے. جب انہوں نے مجھے پرپوز کیا I was shocked. I was like, کیا انہوں نے واقعی میرا نام لیا؟ وہ ایک جذب کے عالم میں کہہ جا رہی تھی. میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے علاوہ بھی کسی سے محبت کر سکتا ہے. جب سے میں نے تمہارے منہ سے اس کا نام سنا ہے I am shocked. I am like, کیا تم نے واقعی اس کا نام لیا؟ وہ بس اپنے دل سے ہی کہہ رہی جا رہی تھی. حالے, اگر تم دونوں الگ ہو گئے, میرا مطلب کسی وجہ سے تمہارا رشتہ ان سے نہ ہو سکا تو. اس کے اندر ایک موہن سی امید جاگی تھی کہ شاید حالے ابھی اس سے اتنی اٹیچ نہ ہوئی ہو. شاید ابھی اس کی محبت نے ان کی بلندیوں کو نہ چھوا ہو. شاید اب بھی اس کی محب اندھیرے میں کوئی امید کا دیا روشن ہو سکتا ہے. میں مر جاؤں گی آپی. حالے مر جائے گی. سفیر کے بغیر امید کا ٹمٹماتا دیا بجھ گیا تھا. تو اب احساس ہوا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں. اب ان سے الگ ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. میں جانتی ہوں آپ کیا سوچ رہی ہیں اور کیوں کہہ رہی ہیں. چچی جان کی وجہ سے نا. ان کو سفیر سنبھال لیں گے, وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی. مہر مسکرا بھی نہ سکی.
अल्लाह करे ऐसा ही हो। इसने भारी दिल से दुआ की थी। कुर्ब सा कुर्ब था। दादा जान मैं आ जाऊं? वो इनके कमरे के खुले दरवाजे पर दस्तक देता अपनी महसूस मुस्कुराहट से पूछ रहा था। मेरा सा मेरी चुनती वजह तो आ ते मेरा हाथ ठहरे, मेरी सांस मेरे जीने की वजह तुम आओ तो मेरे दिल की ठंडक मिले। वो इनके करीब बैठ गया था। कंपनी का हालात, हाजिर नफा नुकसान, सियासत पे नजरसानी, इतनी बढ़ती हुई महंगाई, अपनी तजवीज, इन सारे मौजूदात पे बहस के बाद वो असल मुद्दे पे रहा था। मम्मी चाहती है मैं शादी कर लूं, वो गला खंगारते हुए बोला था। और तुम क्या चाहते हो? चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन एक मसला है। मैं मम्मी की पसंद से नहीं करना चाहता शादी, और कहीं मैं इंटरेस्टेड हूँ। आसान हल है, इसको भूल जाओ। लेकिन फरवा कभी हाले के लिए नहीं मानेगी। उन्होंने इसके सर पर धमाका किया था। आप जानते हैं? इसको हैरत नहीं हुई थी, वो बस सादगी से पूछ रहा था। क्या मुझे नहीं जानना चाहिए? आप मम्मी से बात करें ना, वो आपको मना नहीं कर सकती। आप जानते हैं मैं हाले को बहुत पसंद करता हूँ। मम्मी ने इससे खौमखा का बैर बांध लिया है। हाले तो बच्ची उल्टा सीधा बोल देती है। वो बड़ी हैं, दरगुजर कर ले। लेकिन नहीं, उन्होंने इस बात को ईगो का मसला बना लिया है। वो जैसे बेबस सा कह रहा था। वो इस फैमिली पॉलिटिक्स से बहुत दूर था। देखो बच्चे, हाले में जो दुनिया से सबसे ज्यादा अजीज है, मैं इसको यूं ही किसी के सर पर मुसल्लत नहीं कर सकता। फरवा खुद आकर मुझसे बात करनी होगी, बाकायदगी तौर पर इसका हाथ मांगना होगा। लेकिन अब जब तुमने मुझसे मदद मांगी है तो मैं फरवा से बात करूंगा। लेकिन सफीर, मेरी एक बात याद रखना, अगर हाले को नाखून के एक जरे जितनी भी तकलीफ हुई तो मेरा हाथ होगा तुम सबका गिरेबान। याद रखना। नर दो टोक लहजे में तनबीहा की थी। यार, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हिटलर के जानशीन हो। मैं मोहब्बत करता हूँ इससे, बहुत खुश रखूंगा इसको, बस मम्मी मान जाए एक बार। वैसे एक बात बताएं, जिसकी आप इतनी साइड ले रहे हैं वो खुद एक चलती फिरती आफत है जो मेरी मम्मी को नहीं बख्शती। वो मुझे क्या छोड़ेगी? सफीर, अपनी औरत के लिए स्टैंड लेना सीखो। औरत चाहे जितनी मर्जी आफत हो, जितनी भी खुदसर हो और जितनी भी बहादुर हो, अपने मर्द की सपोर्ट के बगैर ज्यादा देर तक सफर नहीं कर पाती। ये माशरा के लिए, औरत के लिए एक अजाब है। ये मर्दों का माशरा है। हम चाहे जितने मर्जी मॉडर्न हो जाएं, जितना चाहे खुद को ग्रो कर ले, अंदर से हमारी सोच सतही से ही रहेगी। हम एक मजबूत औरत को कभी कबूल नहीं करेंगे इस माशरे को। और वो औरत चाहे जो हर वक्त रोती धोती रहे, जो अपने हर फैसले के लिए एक मर्द की मोहताज रहे, जो शादी से लेकर बच्चे पैदा करने तक मर्द की मर्जी से चले। ऐसे में अगर कोई औरत अपने हक के लिए बोलती है तो माशरा इसको बेहया, बदचलन और न जाने किन किन लकबात से नवाजता है। ये माशरा एक मजबूत और खुद मुख्तार औरत को झेल नहीं पाता। ऐसी औरत लोगों को खटकती है। और जिस औरत से तुम्हारा पाला पड़ा है ना सफीर, वो अपने हकूक में जानती है और अपनी पावर भी। वो दबकर चलने वाली नहीं है। वो खुद को तुम्हारे लिए भी कभी बेतौकीर नहीं करेगी। ऐसी औरत बुज़दिल मर्द के साथ गुजारा नहीं करती। इसके लिए स्टैंड लेना सीखो, वरना एक दिन इसको खो दोगे। दादा जान, आपने फेमिनिज्म कब ज्वाइन की? बल्कि ज्वाइन की क्या, आप, आपको तो लीडर होना चाहिए इस मोमबत्ती माफिया का। क्यों सफीर भाई, सही कहा ना मैंने? दादा जान के कमरे के हाथ खुले दरवाजे से झांकता हसन आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था। सफीर बेटा, सर मेरी छड़ी तो पकड़ाना। कुछ लोगों के पढ़ निकल आए हैं, ऐसे गुस्ताख लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। जाओ बेटा, छड़ी लाओ। वो बज़ाहिर बहुत संजीदगी से कह रहे थे। सफीर बड़ी ताबेदारी से छड़ी लेने के लिए उठा था। वैसे एक बात है सफीर भाई, वैसे तो आपसे उठकर पानी भी नहीं पिया जाता, लेकिन जब मुझे मार पड़वानी हो आपके चार चार हाथ हो जाते हैं। और अब दादा जान, आप जरा मेरी हसीन शक्ल पर गौर करके देखें। सेम टू सेम मेरा सुल्तान की तरह दिखता हूँ। सगा पोता हूँ आपका, आपकी जायदाद का दुलौता वारिस। कुछ इज्जत करे यार मेरी। वो जैसे इल्तिजा कर रहा था। सफीर बेटा, छड़ी कैंसल। अब मुझे मेरे वो बुरे बूट उठाकर ला कर दो, मैं जरा चेक करूं अब भी पीठ पे निशान छोड़ता है या नहीं। जो हुक्म दादा जान। सफीर फौरन हुक्म जाला आकर उठा था। वैसे बुरे बूट से याद आया, आपके वो गोल्डन खानदानी जूते वही जो आपको आपके अब्बा ने दिए थे, वो मेरी बहन ने बख्श को दे दिए हैं। इसकी स्कूल की फेयरवेल पार्टी थी ना। हसन चमकती आंखों से बता रहा था।
सफीर ने एक झटके से गर्दन मोड़कर इसको देखा था। दादा जान भी हैरत ज़्यादा थे। लेकिन मैंने तो इसको स्किन कलर के जूते लेने को कहा था। अब्बा के जूते तो डार्क गोल्डन थे, और मैंने इसको ये भी कहा था किसी को साथ लेकर जाए, इसको रंगों का पता नहीं चलता। अब इनको क्या पता डार्क गोल्डन को स्किन कलर बताने वाला हसन ही था। वो मारे हैरत के यही कह सके थे। अब पछताए क्या हो, जब हाले ले गई बूट, वो अफसोस से बोला था। लेकिन बख्श तो जीन्स शर्ट पहन कर गया था ना, इसके साथ ऐसे रवायती जूते कौन पहनता है? फिर जैसे याद आने वाले पर बोला था। बख्श कहता है मेरा अपना स्टाइल है, मैं दुनिया से हट कर चलता हूँ। जो काम दुनिया वाले करते हैं से घबराते हैं, वही काम तो बख्श जब्बार निडर होकर करता है। वो बाकायदगा बख्श की नकल उतारते हुए बोला था। इसके स्टाइल की तो ऐसी की तैसी। या अल्लाह हाले, वो मुझे मेरे अब्बा ने दिए थे, मैंने सफीर के निकाह के लिए रखे थे। ये क्या किया तुमने बच्चे? आप कहें तो बख्श से वापिस ले आऊं? हसन चेहरे पर जमाने भर की मासूमियत से जाते हुए बोला था। अब क्या सफीर सुल्तान एक मुलाजिम की उतरन पहनेगा? रहने दो इसी के पास, सफीर के सर का सदका समझूंगा। यूसुफ सुल्तान अपनी जलाली मूड में आ चुके थे। तभी हसन ने वहां से खिसक में ही ऑफिस जानी थी, जबकि सफीर गुमसुम सा वापिस अपनी जगह पर बैठ गया था। इसका गम दादा से भी बड़ा था। पहले फेवरेट शर्ट, अब दादा के खानदानी जूते, जिनको पहनने का सफीर को बचपन से ही शौक था। हाले सुल्तान ने इस पर अभी और कितने जुल्म करने थे। महरमा अपने कमरे की सारी बत्तियां मुझे ठंडे फर्श पर अकड़ू बैठी थी, ऐसे के बेड के पाइंती से टेक लगा कर रखी थी। इसकी आंखें सुर्ख थीं, बाल बिखरे थे, उंगलियां बेतरतीब। यहाँ तक कि कल से लेकर अब तक इसने कोई भी एक नमाज नहीं पढ़ी थी। अभी भी वो अपने ख्यालों में ही गुम थी। जब इसके कमरे का दरवाजा धार से खोलते फरवा अंदर आई थी। मिल्क जैसे अंधेरे ने इनका इस्तकबाल किया था। उन्होंने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो सारे कमरे में रोशनी फैल गई, सफेद रोशनी। मैंने बेख्तियार आंखों पर हाथ रखा था, ये रोशनी इसकी आंखों में चुभी थी। महरमा, ये सब क्या सुन रही हूं मैं? हाले ने कल रात क्या बकवास की है देखो, मुझसे झूठ बोलने की कतई जरूरत नहीं है। भाभी जान मुझे सब बता चुकी हैं। अब कुछ बोलोगी या इसी तरह शोक मनाती रहोगी? इनका बस नहीं चलता था कि महर के अलग से अपनी उंगली डालकर सच का पता चला ले। जब सब कुछ पता है तो आप अब मुझसे क्या चाहती हैं? आप, वो इसी तरह आंखों पर हाथ रखे हुए बोली थी। फरवा ने इसके करीब जाकर झटके से इसका हाथ आंखों से हटाया था और इसका बाजू पकड़ के खड़ा किया था। मुझे पागल बनाना बंद करो महर, मैं नहीं जानती इसने क्या बकवास की है या इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं ना तुम्हें इस तरह हारने दूंगी और ना खुद खामोश होकर बैठूंगी। हाले और सफीर कभी एक नहीं हो सकते, कम से कम मेरी इस जिंदगी में तो कभी नहीं। वो इसके पास बैठकर घुरा रही थी। तो क्या करूं मैं? हाँ क्या करूं? गलत बात हो अपनी बहन का, मार दो इसको। वो गोया फट पड़ी थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। सारी जिंदगी मुझे सफीर के ख्वाब दिखाया आपने, कहा सफीर को ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। मैंने अपनी जुबान सीली। आपने कहा सफीर को इंडिपेंडेंट और मर्दों के साथ काम करने वाली लड़कियां पसंद नहीं। मैंने जॉब छोड़ दी। हालांकि सफीर को तो ऐसे ही लड़कियां पसंद थी। और हाँ, मैंने तो अपनी सारी जिंदगी अपना जीना मरना सफीर से जोड़ लिया। इसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो चीख चीख कर बोल रही थी। आपने आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है मोमानी जान। आपने कहा सफीर को मजहबी लड़कियां नहीं पसंद। मैंने नमाजें पढ़ना छोड़ दी, और जब कभी पढ़ती हूँ तब हमेशा ये देखती हूँ कहीं सफीर तो घर पर नहीं, वो आ तो नहीं गए। मैंने तो खुदा भी छोड़ा है सिर्फ सफीर के लिए। मेरी तो जिंदगी की सारी इक्वेशन ही खराब हो गई है। मैं स्क्वायर वन पर आकर खड़ी हो गई हूँ। मेरी लाइफ, मेरे गोल तो बस यही थे कि मैं सफीर से शादी करूंगी और फिर मुझे अब्बा की मोहब्बत मिल जाएगी। इसका लहजा रंधा हुआ था। मैंने सिर्फ सफीर नहीं खोया, मैंने यूसुफ सुल्तान को भी खो दिया है। सारी जिंदगी के लिए सब कुछ खो दिया मैंने। मैं हर चीज का मदावार करूंगी। मेरी जान, मुझे एक मौका तो दो। तुम हिम्मत क्यों हार रही हो बेटा? मैं हूं ना। फरवा सुल्तान के होते हुए तुम क्यों परेशान हो रही हो? दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और की शादी सफीर से नहीं होने दूंगी। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरती हुई मोहब्बत से कह रही थी। अरे किस किस चीज का मदावार करेंगी आप? इसकी बुरी आंखों में तनफ्फर था। मैंने अपना खुदा छोड़ा है सफीर के लिए। मेरा खुदा मुझे वापस कर सकती हैं आप? आपके तो अपने थॉट्स ही क्लियर नहीं है। कभी आपने मुझे दकियानुसी बना दिया तो कभी मॉडर्न। मैं सफीर की मोहब्बत में इतनी पागल थी कि आपकी हर बात पर अमल करती चली गई। वो बोल बोल कर हाँप चुकी थी, तभी बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गई थी।
یہ سب حالے کی وجہ سے ہوا ہے. تم مانو یا نہ مانو یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے. اسی نے سفیر کو کوئی ایسی پٹی پڑائی ہے کہ اس کو حالے کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں. میں اگر اس سے نفرت کرتی تھی تو اس کی وجہ یہی تھی. لیکن تم نہ اس کو ناگن سمجھ ہی نہیں سکی. اب تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی. مجھے میری بہن کے خلاف مت کرے, یہ بیکار ہے. آپ کا یہ حربہ مجھ پر اثر نہیں کرے گا. کوئی بھی بات یا کوئی بھی چیز مجھے میری بہن سے بدزر نہیں کر سکتی. ممانی جان, آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں. وہ اب سنبھل چکی تھی, تبھی متوازن لہجے میں بول رہی تھی. ایک دن آئے گا مہر جب تم مجھ پر یقین کرو گی, میری باتیں مانو گی, میرا کہا مانو گی. ایک دن آئے گا. وہ عجیب سے لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی. مہر نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا. اس کے پاس ابھی غم منانے کو بہت سی باتیں تھی. اوکے گائز, آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.